हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे तो हमारी क्लासेस कई दिनों से ऑफ थी। आपको पता है कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से हमने अपनी क्लासेस को ऑफ रखी थी। लेकिन आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका वही टाइम है 3 पीएम। अब इतने दिन से हमारी क्लास ऑफ थी, तो यूट्यूब को आ रहा है गुस्सा। अब वो अपना इस क्लास को भेजने वाला नहीं है कहीं। तो अब यूट्यूब कुछ नहीं करेगा, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जैसे ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका 3 बजता है यानी कि 3 पीएम जैसे ही होते हैं, आपको आ जाना है, अपनी क्लास ले लेनी है और अगर मन करे तो 1-2 लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। जब आप क्लास को देखेंगे, तब यूट्यूब को भी समझ में आएगा कि हाँ, ये बंदा आ चुका है, अब हमें इसकी जो है क्लासेस पहुँचानी चाहिए सबके पास। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार 3 पीएम पर आकर अपनी क्लास को लेंगे, लाइक करेंगे अगर क्लास अच्छी लगेगी, शेयर भी करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक? तो आपको पता है कि जब हमने चर्चा की थी इससे पहले, तो हमने कुछ नैतिक विकास और साथ में हमने देखा था भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि, इन सब पर हमने चर्चा की थी। तो उसी के आगे आज हमें बात करना है अधिगम के बारे में, यानी कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है या फिर सीखना क्या होता है। आपको पता है कि जो एक नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अवस्था में होता है। वो अपनी हर क्रिया के लिए दूसरों पर ही निर्भर होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो अनेक चीज़ों को सीखता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये किसी एक अवस्था तक नहीं चलती है या 1 दिन, 2 दिन ऐसे नहीं चलती है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सीखना है, सीखना प्राणियों का एक जन्मजात गुण होता है। प्राणी जो होता है वो जन्म से ही मृत्यु तक वो सीखता ही रहता है। यानी कि व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। ठीक? तो अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आप सीखना कहें, अधिगम कहें, लर्निंग कहें, सारी बातें एक ही होती हैं। ठीक? तो हमें अधिगम की अवधारणा क्या समझना है कि अधिगम जो होता है, अधिगम किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होता है। जैसे आपको पता है कि एक बच्चा है, अगर वो एक बार जलती हुई लालटेन या फिर आग को ले लीजिए या फिर मोमबत्ती हो गई, किसी चीज़ को वो छू लेता है, वो जलता हुआ होना चाहिए। तो वो तुरंत सीख लेता है कि हमें इस चीज़ को नहीं छूना चाहिए। वो उसका पहला अनुभव होता है, अगर वो दोबारा से किसी लालटेन या फिर आग या फिर मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के पास जाता है, तो कभी उसको हाथ नहीं लगाता है, उसकी लौ की तरफ हाथ नहीं लगाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा यहीं पर सीख लेता है। अब हम इसे थोड़ी-सी परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं और ये परिभाषाएँ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक? तो परिभाषाओं को हो सके तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गिट्स की, कि सीखने में जो परिभाषा दी है गिट्स महोदय ने, वो क्या दी है? उनका क्या मानना है कि सीखना क्या है? तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या फिर सीखना कहलाता है। वही अभी-अभी आपने देखा, एक एग्ज़ाम्पल सुना आपने कि अगर कोई बच्चा है और किसी जलती हुई लालटेन या फिर मोमबत्ती या आग के पास ही जाता है, किसी भी तरह का है, अगर वो एक बार उसको छू लेता है,
जल जाता है, उसे अनुभव हो जाता है, ये उसका पहला अनुभव होता है कि हमें इस चीज़ को छूना नहीं है। अगली बार जब वो उस चीज़ के पास जाएगा तो उसे छुएगा नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है कि अगर हम इस लौ के पास अपने हाथ को ले जाएँगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक? तो जो बच्चा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वही उसका अनुभव कहलाता है। ये तो हमने देख लिया गेट्स के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि वुडवर्थ ने क्या बताया है, अधिगम क्या है? तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि नवीन ज्ञान, जो नए ज्ञान हैं और जो नई प्रतिक्रियाएं हैं, नई प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वही सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक? वहीं अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें, हमने वैसे तो गिट्स और वुडवर्थ के बारे में बात की। अब अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें, तो इन्होंने अधिगम को कैसे परिभाषित किया है? इन्होंने बताया कि अधिगम ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। क्या होता है? तो अधिगम जो होता है वो ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा क्रो एंड क्रो महोदय का मानना है, या फिर उन्होंने ऐसी परिभाषा दी है। तो वैसे ये परिभाषाएं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और शायद हमने 3 ही लिखी है क्या? हमने 3 ही परिभाषाएँ यहाँ पर नोट डाउन किया है। बट ध्यान रखिएगा, जैसे जो गिलफोर्ड महोदय हैं, उन्होंने कहा कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम होता है। यानी कि जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम तभी माना जाएगा जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक? अब हम थोड़ा-सा समझते हैं अधिगम की विशेषता, यानी कि अधिगम की विशेषता क्या है? थोड़ा-सा हम इस पे भी विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या होती है? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक? साथ ही साथ अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। व्यक्ति कितना क्रियाशील है, वो उस पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति क्रियाशील नहीं है, तो उसका अधिगम कहाँ से होगा? जैसे आप घर पर लेटे हैं और वहीं एक व्यक्ति है जो कि बाहर जा रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, तो उसका अधिगम हो रहा है, मतलब वो नई चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? तो वो अधिगम कर रहा है। वहीं अगर कोई व्यक्ति घर में सोया पड़ा है, तो वो कौन-सा अधिगम करेगा? सोने का अधिगम करेगा क्या? तो व्यक्ति जो अधिगम होता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना क्रियाशील है। व्यक्ति जितना क्रियाशील होता है, उसका अधिगम भी उतना ही अच्छा होता है। अगला है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। ये जो अधिगम है, ये विकास की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को स्वयं स्वयं प्रयास करके सीखना पड़ता है। बिना प्रयास किए व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है। जैसे अब मैं कितना भी चाहूँ, आपको कितना अच्छा क्यों ना बता लूँ चीज़ों को, अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, समझना ही नहीं चाहेंगे, तो कैसे आप सीख पाएँगे? सीखने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवीज़न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट मार्केट से लाकर लगाना पड़ेगा। तो ये होता है प्रयास, ये होता है स्वप्रयास। आप खुद से प्रयास कीजिए। हम यहाँ से आपको सिर्फ़ गाइडेंस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें पढ़िए, आप ये चीज़ें पढ़िए। बाकी पढ़ना आपको है, नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीज़न आपको करना है, प्रैक्टिस आपको लगाना है, सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक? तो जो अधिगम है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को स्वप्रयास के द्वारा ही सीखना पड़ता है। ठीक?
अगली विशेषता इसकी क्या हो सकती है? तो अगली विशेषता है इसकी, अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन अस्थायी और अस्थायी हो सकते हैं। जो अधिगम होता है, अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में व्यवहार लाता है और ये परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन लाता है और ये परिवर्तन अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। ठीक। अब अगली बात करें हम, तो अधिगम सहज क्रिया नहीं है। क्या है? ये अधिगम जो है ये सहज क्रिया नहीं होती है। अब यहाँ पर बात अगर हमने की है सहज क्रिया की, तो नवजात शिशु जो होते हैं वो कौन-कौन सी सहज क्रियाएँ करते हैं, ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। वैसे आपको पता है कि हम पिछले 4-5 दिन से क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने एक बार रिवीज़न किया होगा पूरा। तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिए कि जो सहज क्रियाएँ होती हैं शिशुओं की, वो कौन-कौन सी होती हैं। अगली जो विशेषता है, वो है कि अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। व्यक्ति जो सीखता है, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जो अधिगम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मक होता है। ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति का अधिगम होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मक होता है। अगला है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही मानवीय क्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही मानवीय क्रिया है। ठीक। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। क्या होती है? तो जो अधिगम प्रक्रिया है, ये क्या है? ये उद्देश्यपूर्ण होती है। आपको पता है कि जो ये सीखना है, सीखना एक प्रक्रिया है। मानवीय सीखना एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप मस्तिष्कीय अध्ययन से स्पष्ट हुआ है। ठीक। सीखने की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रूपांतरण होने के साथ साथ होती रहती है। ठीक। तो ये जो सीखना है, सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है और ये अधिगम प्रक्रिया जो है यानी कि जो सीखना प्रक्रिया है, ये उद्देश्यपूर्ण होता है। अगली बात करें तो अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो अधिगम है, ऐसा नहीं है कि अधिगम आज हो रहा है कल नहीं होगा, अधिगम 2 दिन होगा 4 दिन नहीं होगा। अधिगम जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल है और अधिगम जो है वो निरंतर प्रक्रिया है यानी कि व्यक्ति जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। कुछ न कुछ वो आए दिन सीखता रहता है। हम ही हैं, हम भी चाहे हर दिन कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। सीखना ये जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक? तो क्या है? अधिगम सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे क्या है? तो जो अधिगम होता है, परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति परिपक्वता के कारण कोई कार्य कर रहा है, थकान की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, जैसे मानते हैं एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो हमेशा झगड़ा कर रहा है। आए दिन या हर वक़्त किसी न किसी से उलझता रहता है। अब वो व्यक्ति जो है वो थका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है या बीमार है, अब वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसने अधिगम कर लिया, वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। भाई उसको उसके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है कि आपसे लड़ सके। तो जब परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे इन सब की वजह से अगर आपके व्यवहार में या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम तभी कहलाता है जब
व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे मानते हैं कि आप रोड पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा नहीं और आप सीधे चले जा रहे थे, एक बड़ा-सा पत्थर कहीं पर, ये रहा रोड और ये रहा पत्थर। आप ऐसे चले जा रहे हैं और आपका पैर पत्थर में लगा, आप गिर गए। आपको चोट भी आई, आपने उस पत्थर को ना हटाया, आप बगल होकर चले गए, ठीक? दूसरे दिन आप वापस आ रहे हैं, वैसे ही फिर से आपको ठोकर लगी, फिर से आप चले गए। तो क्या आपका अधिगम हुआ? नहीं, अधिगम नहीं हुआ। जब तक आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक वो आपका सीखना हुआ ही नहीं। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम का अगर हम बिल्कुल थोड़े शब्दों में कहें, तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, ठीक? बस एक लाइन में आप ये समझिए कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब वो परिवर्तन जो हुआ है वो थकान, बीमारी, नशे इन सब की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक? तो ये जो क्रो महोदय हैं, वो कहते हैं कि कार्य करने के तरीके अधिगम में सम्मिलित हैं, परंतु इन नए तरीकों को सीखने के साधनों की कोई सीमा नहीं होती है। यानी कि अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियाँ होती हैं, किसी एक तरीके या किसी एक विधि से आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। अधिगम के लिए अनेक तरीके होते हैं, तमाम विधियाँ होती हैं, ठीक? तो ये आपने क्या समझा? ये आपने समझा कि अधिगम की क्या विशेषता होती हैं। सिर्फ़ यही इतनी अधिगम की विशेषताएँ नहीं हैं, अधिगम की तो और बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं, ठीक? ये 2-4 अधिगम की विशेषताएँ हमने देख लिया। जैसे अधिगम का एक विशेषता ये भी होती है या हम गुण कह लें कि सही प्रतिचारों का चुनाव करना, अभ्यास करना, जो परिवर्तन है, परिवर्तन में स्थायित्व लाना या फिर लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अधिगम की विशेषता होती हैं, ठीक? अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे अधिगम के वक्र पर। ये अधिगम का वक्र क्या है, ठीक? अधिगम का वक्र क्या है? ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अधिगम के वक्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति सीख किस तरह से रहा है। तो उसी को हमें समझना है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है अधिगम के वक्र से। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना ये है कि जो अधिगम का वक्र होता है, यानी कि हमें वही समझना है कि हम अधिगम करते कैसे हैं। जैसे आपको पता है कि जो विकास होता है, विकास कैसे होता है? तो विकास जो है वो वर्तुलाकार में होता है इस तरह से, ठीक? तो वैसे ही जो ये हमारा सीखना है, इसका भी ग्राफ कई तरह से बनता होगा। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे सीखते हैं, कुछ में ऐसे होता है, आपने ग्राफ देखा ही होगा। तो ये ग्राफ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये जो अधिगम होता है, ये 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक होता है सरल रेखीय वक्र, एक होता है उन्नतोदर वक्र, ऋणात्मक या फिर उत्तल वक्र। ध्यान रखिएगा इसके नाम कई हैं, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक? अगला है नतोदर वक्र, जिसे हम धनात्मक वक्र कहते हैं या फिर हम इसे ही अवतल वक्र के नाम से जानते हैं। अगली बात करेंगे मिश्रित वक्र। तो हमें कितने प्रकार के वक्र पढ़ने हैं? 4 प्रकार के। इन्हीं चारों से आपके एग्ज़ाम में बार-बार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरल वक्र को। सरल रेखीय। सरल रेखीय क्या है? थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो जो सरल रेखीय वक्र होता है, वो सीखने की गति एक समान होती है, व्यक्ति एक रेखा में सीखता है, ठीक? ऐसा नहीं है कि कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो सबसे पहला, सबसे सरल क्या? वही सरल रेखीय वक्र होता है। इसमें व्यक्ति एक
समान गति से सीखता है। ठीक। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी क्या है? दूसरी है उन्नतोदर। उन्नतोदर या जिसे आप कह सकते हैं ऋणात्मक वक्र। अब ये क्या होता है? तो ये आपका कट तो नहीं रहा है? नहीं, चीज़ें आपको साफ दिख रही होंगी। ओके? तो जो उन्नतोदर है, उन्नतोदर में क्या होता है? उन्नतोदर में पहले सीखने की प्रारंभ में तीव्र फिर मंद होने लगती है। जो सीखने की गति है, पहले बच्चा तीव्र गति से सीखता है, फिर उसमें क्या आ जाती है? मंदता आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे उन्नतोदर कहते हैं या फिर ऋणात्मक कहते हैं या फिर उत्तल वक्र कहते हैं। ठीक? दूसरी जो है वो है नतोदर। अब नतोदर क्या है? तो नतोदर या फिर धनात्मक या फिर अवतल। इसमें क्या होता है? इसमें सीखने की गति प्रारंभ में तो मंद होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है। क्या होती है? बाद में तीव्र हो जाती है। जो सीखने की गति है वो ऐसे आपसे पूछा जाता है कि किस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में मंद और धीरे-धीरे तीव्र हो जाती है, वो है नतोदर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, तो वो है उन्नतोदर। ठीक? अगली बात अगर हम करें तो वो है मिश्रित वक्र की। ठीक? मिश्रित वक्र क्या है? तो मिश्रित वक्र में क्या होता है? इसमें उन्नतोदर और नतोदर ये दोनों का ही मिश्रित रूप होता है। यानी कि बच्चा तीव्र गति से सीखेगा, मंदता आएगी, तीव्रता आएगी, मंदता आएगी, तीव्रता आएगी, मंदता आएगी, तीव्रता आएगी, मंदता आएगी। कुछ इस तरह से बच्चा सीखता है। तो आपने 4 प्रकार के सीखने का वक्र देखा। पहला क्या था? जिसमें बच्चा एक सरल रेखा में सीख रहा था, यानी कि एक समान गति से सीख रहा था। दूसरा आपने देखा उन्नतोदर, जिसमें बच्चा पहले तो अधिगम करता है तीव्र गति से, फिर डाउन हो जाता है। तीसरा आपने देखा नतोदर, जिसमें बच्चा प्रारंभ में तो धीरे सीखता है लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें तीव्रता आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं नतोदर। चौथी हमने बात की मिश्रित, जिसमें हमने उन्नतोदर और नतोदर दोनों को ही सम्मिलित किया है। ठीक? ये तो हमने सीखने का वक्र समझा। आपने सीखने के पठार के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक? जो आपने अधिगम के बारे में पढ़ा होगा, हालाँकि ये सारी चीज़ें हमने सीटेट वगैरह में पढ़ रखी हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार हमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी जो भी चीज़ें छूट रही हैं, जैसे हम सारी थ्योरी तो नहीं कराएँगे, सीखने के सिद्धांत पर हम कल चर्चा करेंगे, हम 1-2 सिद्धांत देखेंगे, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक? तो आपने क्या सुना था? आपने अधिगम के वक्र को सुना था। तो जो अधिगम का वक्र होता है, थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम कर लें। जो अधिगम का वक्र होता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा-सा। जो अधिगम का वक्र होता है, उसमें बच्चा सीखता तो है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो सीखता नहीं है, तो एक पठार-सा बन जाता है ये। तो इसमें बच्चा सीखता नहीं है। ठीक? जब बच्चा किसी भी तरह का कोई अधिगम नहीं करता है, तो वो सीखने का पठार कहलाता है। पठार यानी कि रुकावट आ जाना। बच्चा इस टाइम पर सीख नहीं रहा है, बच्चे के सीखने में रुकावट आ गई है। ठीक? अब ये तो हमने बात कर लिया सीखने के वक्र की। सीखने का वक्र क्या है, हमने उस पर बात कर लिया, साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि ये अधिगम का पठार क्या होता है। जब व्यक्ति या फिर बच्चा कुछ भी नहीं सीखता है, तो वो कहलाता है आपका अधिगम का पठार। अब हमने इतना तो समझ लिया।
अब हमें लास्ट पॉइंट ये समझना है कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है या अधिगम का स्थानांतरण किस तरह से होता है, कौन-कौन से अधिगम के स्थानांतरण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में। सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरे स्थिति में प्रयोग करना। जैसे आपने कोई चीज़ सीखा, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने साइकिल चलाना सीखा और उस साइकिल सीखने के दौरान जब आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने जब बाइक चलाना सीख रहे थे, तो जो आपने साइकिल चलाने के साथ सीखा था, वो आपके बाइक चलाने में प्रयोग कर रहे हैं, उसका योगदान है, तो वो आपका सकारात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक? या ऐसे कोई भी चीज़ हो गई जो आपके सीखने में एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में जब आपकी सहायता करे तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक? अगर हम बात करें दूसरे वाले तो दूसरा है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण। एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में अगर बाधा उत्पन्न करती है तो वो नकारात्मक कहलाता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ सीखा है, एक चीज़ सीखा अगर आप दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं और आपकी पहली सीखी हुई चीज़ उसमें बाधा बन रही है, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण तो एक स्थिति का सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो आपको सहायता कर रहा हो और ना ही आपको बाधा पहुंचा रहा हो, तो ऐसे स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि जब एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरे में सहायता करे तो सकारात्मक स्थानांतरण। अगर एक स्थिति का सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में आपको नकारात्मक प्रभाव डाले या फिर बाधा उत्पन्न करे तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगर किसी स्थिति में सीखा गया ज्ञान यानी कि एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो आपको बाधा पहुंचा रही है और ना ही आपको सहायता दे रही है, तो इसे आप कहेंगे शून्य स्थानांतरण। ठीक? ये आपने 3 देखा स्थानांतरण। अब हम दिशाओं के आधार पर देख लेते हैं कि दिशाओं के आधार पर स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे अभी आपने क्या देखा? अभी आपने 3 प्रकार के स्थानांतरण की बात की। अब हम देख लेते हैं कि दिशाओं के आधार पर किस तरह से स्थानांतरण होता है या कौन-कौन से स्थानांतरण होते हैं। ठीक? जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे द्विपक्षीय। अब द्विपक्षीय क्या है? तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण दाएं भाग द्वारा सीखे गए कार्य को बाएं भाग में हस्तांतरित कर देना। यानी कि जो आपने दाएं भाग से सीखा है अगर वही कार्य आप बाएं भाग से भी कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ये द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे जैसे दोनों हाथों से लिखना। अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से लिखता है तो वो एक हाथ का प्रयोग कर रहा है। वो जब व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है यानी कि दाएं और बाएं, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दोनों हाथों से इक्वली लिखता हो? यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा है कि एक एक बार व्यक्ति दाएं से लिखता है फिर एक बार बाएं से। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिखता हो एक साथ में। अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा है क्षैतिज। क्षैतिज का क्या मतलब है? तो क्षैतिज एक परिस्थिति का ज्ञान उसी से मिलती-जुलती परिस्थिति में किया जाए। क्षैतिज क्षैतिज कुछ ऐसे ही तो होता है। तो क्षैतिज का मतलब ये होता है कि एक परिस्थिति का ज्ञान उसी उसी से मिलती-जुलती परिस्थिति में अगर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है।
जैसे जैसे भूगोल का उपयोग इतिहास सीखने में किया जाता है। ठीक। तीसरा होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या है? तो एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान उससे उच्च परिस्थिति में किया जाए। यानी कि जो आपने एक ज्ञान सीखा है किसी परिस्थिति में, उसका उपयोग आप उससे उच्च परिस्थिति में कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्व। ठीक? जैसे कोई टीचर है, अगर वो प्राइमरी लेवल पे है, मतलब अपने निचले रैंक पे है, अगर उसका प्रयोग वो करता है प्रोफ़ेसर बनने में, ठीक? तो अपने से उच्च पे जाने के लिए उसका प्रयोग करता है, तो वो कहलाता है उसका ऊर्ध्व स्थानांतरण। ठीक? चौथा है मानवीय एकपक्षीय। एकपक्षीय का मतलब जब मानव शरीर के किसी एक अंग का प्रयोग करें तो वो कहलाता है एकपक्षीय। और पांचवा है जो कि है लंबात्मक। लंबात्मक का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक कार्य को करते जाना है। मतलब कि एक कार्य खत्म हुआ, आपने दूसरा कार्य पकड़ लिया, दूसरा खत्म हुआ, आपने तीसरा पकड़ लिया, तीसरा खत्म हुआ, आपने चौथा पकड़ लिया, चौथा खत्म हुआ, आपने पाँचवा पकड़ लिया। तो इस तरह से जब आप एक के बाद एक कार्य करते जाते हैं, तो ये होता है लंबात्मक, ठीक? लंबात्मक स्थानांतरण। तो ये हमने देखे कि स्थानांतरण, अधिगम का जो स्थानांतरण है, वो किस तरह से होता है, ठीक? तो आपने क्या देखा? आपने एक तो देखा ये सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। दूसरा आपने दिशा के आधार पर देखा, तो क्षैतिज देखा, ऊर्ध्व देखा, एक पक्षीय देखा, द्विपक्षीय देखा और आपने लंबात्मक देखा। तो ये हमने देख लिए अधिगम के स्थानांतरण। आज हमने बात किया अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है? अधिगम की विशेषताएँ क्या हैं? हमें एक और पॉइंट समझना था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होते हैं। तो बस हम थोड़ा-सा ऐसे समझ लेते हैं कि जो अधिगम होता है ना, इसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। अनेक कारक इसको प्रभावित करते हैं, जिसमें से आप मुख्य रूप से रख सकते हैं कि जैसे विद्यालय से संबंधित कारक हो गए, विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय में जो है उसको किस तरह से मौके मिल रहे हैं। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि अध्यापक से संबंधित, अध्यापक को किस तरह से विषय ज्ञान है, अध्यापक का व्यवहार कैसे है, उसकी जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं, वो कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो उसमें कितना सीखने की इच्छा है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की ना कि हम कितना भी आपको समझाना चाहें, लेकिन आप सीख तब तक नहीं सकते हैं जब तक आप खुद से ना सीखना चाहें। तो ये अधिगम जो होता है वो विद्यार्थी के सीखने की इच्छा, उसकी जो शैक्षिक योग्यता है, उसकी जो बुद्धि है, जो उसकी शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, परिपक्वता है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ हमने अध्यापक की बात की थी, तो अध्यापक को विषय का ज्ञान कैसा है, अध्यापक की सिखाने की इच्छा कैसी है, अध्यापक सिखाने के लिए किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, अध्यापक का मानसिक समायोजन, शारीरिक समायोजन कैसे है, साथ ही साथ विषय वस्तु भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। जैसे विषय वस्तु की जो प्रकृति है, क्या है? जीवन से संबंधित उसमें उदाहरण हैं कि नहीं हैं? सारी किताबी बातें हैं या फिर जो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, उनको भी दर्शाया गया है। कठिनाई का स्तर क्या रखा गया है? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बच्चे के सीखने पर। बात कर लें अगर हम वातावरण की, तो वातावरण भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो या बच्चे के परिवार का वातावरण हो, कोई भी हो।
और साथ ही साथ ये जो अनुदेशन होता है ये भी अधिगम को प्रभावित करता है कि अधिगम की विधियाँ कौन-कौन सी हैं, अभ्यास कैसे कर रहा है, परिणाम का ज्ञान है कि नहीं है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबंधित किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें वैसे आपसे ये पूछी नहीं जाएँगी, बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि जो है ये सारी चीज़ें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं, ठीक? तो ये तो हमने समझ लिया कि अधिगम क्या है, इसकी परिभाषाएँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ विशेषता भी। और ये स्थानांतरण भी आपसे पूछा जाता है, वक्र भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब जो आज आपने पढ़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कल हम थोड़ा-सा समझेंगे अधिगम के सिद्धांत को। वैसे हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं अपने सीडी के पार्ट को। हालाँकि अभी आपकी 3 से 4 क्लासेज़ और लेनी पड़ेंगी, ठीक? फिर भी कल हम अधिगम के सिद्धांत को देखेंगे, 1-2 सिद्धांत देखेंगे। बाकी आगे देखते हैं 2-4 टॉपिक आपके और बच रहे हैं, उसे भी कवर अप करेंगे। उसके बाद हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू। इस बार कोशिश करेंगे कि आपकी संडे की प्रैक्टिस ना करवा कर आपकी थ्योरी को कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यूट्यूब को ना बहुत गुस्सा आ गया है। ये अब 4-5 दिन क्लासेस ऑफ थी ना, अब ये किसी के पास ना तो इम्प्रेशन भेजेगा और नोटिफ़िकेशन तो शायद हो सकता है भेज भी दे, ठीक? तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अगले 1 हफ्ते तक अपने टाइम पर आकर अपनी क्लास ले लिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पर होती है क्विज़। तो तबीयत नहीं ठीक थी, आपकी कई दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मैंने लास्ट 2 डेज़ से आपकी 25 क्वेश्चन की क्विज़ बना दी है, तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम वही अपने 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।